हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और यह है क्लास 12th का पहला पोर्शन, पहला चैप्टर भी बोल सकते हैं, वैद्युत स्थितिकी, यानी अंग्रेजी में जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, वैद्युत और स्थितिकी। वैद्युत और स्थितिकी मतलब कि इसके अंदर हम लोग टोटली जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन कैसे इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम लोग इस इकाई के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव नहीं कराएंगे। मतलब कि जो धातु का या पदार्थ का इलेक्ट्रॉन है वह शांत अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करता है उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग सबसे पहला इसमें स्टार्ट करते हैं, आवेश। हैशटैग आवेश, अंग्रेजी में इसको चार्ज कहते हैं। चार्ज जानते हैं क्या होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रत्येक अणु में परमाणु होते हैं। मैं उल्टा जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि एक धातु की छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जब किसी धातु है, मान लीजिए एक धातु की यह क्षण है, ठीक, या एक बॉक्स मान लेता हूँ, मैं एक बॉक्स लिया, तो इस बॉक्स के अंदर मेरे को क्या क्या मिलेगा भाई। ये इतना बड़ा लोहे का बॉक्स है, Fe लोहे का बॉक्स है। तो अब हमको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, जब इसको सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फिर मॉलिक्यूल से भी जब छोटे जाएंगे तो हमको इसके एटम्स मिलेंगे, यानी परमाणु। स्ट्रक्चर समझते हैं तो परमाणु कुछ ऐसा होगा, ये उसका नाभिक होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज और कुछ न्यूट्रॉन्स, मतलब जिनके पास चार्जलेस, और इसके चारों ओर कक्षाएं होंगी। ये सभी बेसिक बातें हैं, लेकिन मैं आज आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो इसके चारों ओर ये कुछ इस प्रकार की कक्षाएं होंगी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे सभी लोग जानते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज के हैं, मतलब कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये चार्ज की अवधारणा है क्या, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रहा, माफ़ करिएगा ये नेगेटिव लिखा है, ये पदार्थ है, ये उसका पदार्थ का परमाणु है, ठीक। तो अगर हम इस पदार्थ के परमाणु में से, ये देख रहे हैं अभी इसमें न्यूट्रल कंडीशन में है, 1 2 3 इसमें न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 2 3 प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं अभी, 3 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लिया जाए, क्योंकि हम, अब तो आप कह सकते हैं कि सर प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बहुत ही उच्च प्रकार के नाभिक बलों के द्वारा इसके न्यूट्रॉन से बंधे हुए हैं। तो हमारे लिए आसान क्या, हम तो जुगाड़ी बच्चे, आसान काम ही करते हैं। तो क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेते हैं सर। चलो बात मान ली आपकी, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये कक्षा हो गई खाली। अब देखिए, अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो सर हमने निकाले नहीं है, तो प्रोटॉन तो सर उतने ही रहेंगे। कितने, प्रोटॉन तो सर 3 हैं, और इलेक्ट्रॉन सर 1 निकाल लिया, 3 - 1 2। अब इस पे जरा नेट चार्ज देखिए।
अब आप देख सकते हो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश तो 3 है, और नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश तो केवल 2 ही है। तो इस हिसाब से तो अभी बैलेंस हुआ नहीं, क्योंकि जब दोनों बराबर होंगे ना तभी तो पदार्थ न्यूट्रल बनेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यह धातु का या परमाणु क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। क्या हो गया है, आवेशित हो गया है, यानी कि अंग्रेजी में लिखेंगे चार्ज हो गया है। क्या है, कैसे चार्ज हुआ, अब देखिए इसके पास 3 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब कि प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अधिकता में देखिए इसके पास एक ज़्यादा है ना इससे, +1 मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ज़्यादा है। तो जब प्रोटॉन अधिकता में पाए जाएं, मतलब कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धनावेश कहते हैं, धनावेश। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में लिखवाने के लिए भी बताऊंगा। बोले तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अभी ये कंडीशन नहीं है। अब सर कहा कि चलो इसी में कुछ और छेड़खानी करी जाए, हमने कहा बिल्कुल करो। तो कहा कि सर अब की बार ऐसा करते हैं, 1 मिनट, अब की बार ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको निकालेंगे नहीं सर। हमने कहा बिल्कुल मत निकालना, ठीक, इसको सर ऐसे ही रखा रहने देंगे। हमने कहा वेरी गुड, रखा रहने दो, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से ला के इसमें डाल देंगे। हमने कहा वेरी गुड, तुम तो समझदार बच्चे हो, डाल सकते हो तो डालो। अब कहा सर जी डाल दिया। हमने कहा डाल दिया, तो बहुत बढ़िया। तो अब देखिए इसमें कितना हुआ, केस 3 में। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने मिले, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन तो सर हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो उतने ही हैं, तो 3 है। अब इलेक्ट्रॉन तो सर अब की बार हमने क्या किया, एक अलग से डाल दिया, तो गिनिए कितने हैं। ये इसमें डाला, 1 2 3 4, सर जी अब की बार 4 हो गए, 4 हो गए, हाँ जी अब की बार तो 4 हो गए। तो क्या किया जाए, क्या अब भी आवेशित हुआ है, पहले भी यह आवेशित था। इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह आवेशित या पहले भी था और अब भी हुआ है, अब भी आवेशित हुआ है, आवेशित। अब सर कैसे आवेशित हुआ है, अब की बार देखो ना, अब की बार इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तुमने बढ़ा के 4 कर दी, प्रोटॉन बेचारे उतने ही हैं। तो अब की बार क्या अधिक है, सर जी अब की बार +1 तो इलेक्ट्रॉन है, हाँ वेरी गुड। तो अब की बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, किसकी तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि यह पदार्थ, ये जो तत्व है, धातु है, जो बोल दो, क्या परमाणु क्या हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। कैसा आवेशित हुआ है, ऋणावेशित, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो गया है, नेगेटिव चार्ज्ड। कहाँ जा रही है लाइन, चलो तो 90 डिग्री के 45 डिग्री के स्लोप पे जा रही है, सर समझ जाओ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी हो गई। अब बात करते हैं कि भाई इसी को तो थोड़ा ना लिख देंगे जब एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो किस तरीके से लिखना है उसकी बात करते हैं। तब तक कि मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ। हाँ, तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो आवेश की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, आवेश की डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा उस वस्तु में
विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। दोबारा बोल दे रहा हूँ कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा उस वस्तु में विद्युत, एक मिनट लिख देते हैं कौन से प्रभाव, एक हो गया विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। अब बात आई ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं जैसा कि हम उदाहरण में देखे थे, तो कितने प्रकार के होते हैं, सही पकड़े, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से, एक हुआ आपका धनावेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड, हाँ चार्ज बोल दीजिए। तो धनावेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ या वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, घट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। हम लोग अपने पिछले उदाहरण में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा रही। अब अगर ज़्यादा रही तो उसकी अधिकता हो गई, इस कारण उसी का चार्ज पूरे वस्तु में आ गया, तो धनावेश हो गया। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ कि किसी वस्तु, हाँ तो किसी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो उसे धनावेश कहते हैं, ठीक है, या उस वस्तु, या ये कह सकते हैं कि वह वस्तु धनावेशित है। और दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ ऋणावेश का, सेकेंड, ऋणावेश, ओके, यानी कि निगेटिव चार्ज। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, हमेशा नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वह आपके बहुत ही हेल्प करता है आपकी पढ़ाई में। जब आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो आप टीचर का वह लेक्चर नहीं देख सकते दोबारा, लेकिन जो आप नोट्स बनाते हैं वो उस चीज़ को रिकैप करने में आपकी बहुत सहायता करता है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि नोट्स जरूर बनाएं। तो ऋणावेश क्या हुआ कि जब किसी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्यों भाई, ऐसा आपने क्यों लिखा? तो यार हम लोगों ने भी पिछले उदाहरण में समझ लिया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि जब कोई वस्तु होती है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे, उसके साथ तो छेड़खानी करी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो फलस्वरूप क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए वस्तु में नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं इसके मात्रकों की, मात्रक की खासतौर पे से मात्रक, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में अधिकतर आ जाता है, अंग्रेजी में यूनिट, ओके। हैशटैग, यही हैशटैग है जो ट्विटर बहुत ट्रेंड करवाता है सब चीज़ों को, देख लीजिए। हाँ चलिए फिर हम अपने उस पर आ जाते हैं। तो मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो होता है कूलम, ठीक। ये सब हम MKS में बताएंगे, इसमें मतलब कि आगे जो उदाहरण आ रहा है वह MKS का ही है। दूसरा मात्रक, एक तो कूलम हो गया, दूसरा होता है
एम्पियर, क्या यार, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं एम्पियर सेकेंड। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आया, अरे सर के एम्पियर सेकंड आप कहाँ से ले आए हैं? वैसे हमको कूलाम याद करने में दिक्कत हो रही थी, आप एम्पियर सेकंड और ले आए। हमने कहा रुको ज़रा, हाँ वही वाला। तो आवेश का एक फार्मूला होता है, वो होता है, वो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वो होता है Q इज इक्वल्स टू आई टी, जहाँ पे Q आवेश को प्रदर्शित करता है, धारा I जो है ये धारा मतलब वैद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, टाइम को T दर्शाता है। ठीक है, तो I का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर और टाइम का सेकंड, तो इस हिसाब से एम्पियर पर सेकंड हो गया, बहुत ही सिंपल सा। और इस चीज़ से आप लोग याद करने में भी आपको आसानी हो सकती है अगर आप इस फार्मूले को याद करते हैं। कूलाम भी बड़े आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि पहला चैप्टर ही है कूलाम का नियम। तो ये हो गई बात MKS में, प्रणाली में, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में। अब देखते हैं भाई इसको CGS में क्या बोला जाता है। तो CGS में इसको लिख देता हूँ, CGS में क्या बोल सकते हैं, CGS में इसको फ्रैंकलिन बोला जाता है, फ्रैंकलिन। कहीं कहीं ECU करके भी लिखा होता है, माफ करिएगा ESU करके भी लिखा होता है। तो ये CGS में है, मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब आप बोले कि सर ये तो सब बता दिया लेकिन इनमें छोटा बड़ा क्या कोई होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है। तो कहा बताइए। हमने कहा क्यों नहीं बताएंगे। तो जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वह होता है फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका, और एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96400 कूलाम्स के। ये जो है चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फैराड ना समझ लीजिएगा, वो कैपेसिटेंस में आएगा, ये यहाँ पे फैराडे है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यार दोस्तों, मैंने अभी पहले बस अभी देखा, तो दोस्तों मैंने बस अभी देखा कि वो जो मैंने एक फैराडे का वैल्यू लिखा था वो फ्रेम से बाहर चला गया था, तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। वन फैराडे इज इक्वल टू 9640 कूलाम। लिख लीजिएगा, वो असल में पुराना वाला जो था, यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो कैमरा के फ्रेम से बाहर चला गया था, इस कारण ऐसा हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। सर किस चीज़ की बात करोगे आप? तो हमने कहा कुछ खास नहीं, बट बात करेंगे कि आवेश तो आपने बता दिया, लेकिन अभी इस आवेश को पैदा करने के यानी आवेशित करने के तरीकों के बारे में तो बताइए। हमने कहा क्यों नहीं बताएंगे। तो अब अगली हेडिंग डालिए, आवेशन। या फिर हेडिंग डाल सकते हैं आवेशित करने, आवेशित करने के प्रकार। तो
ये सब हेडिंग रहेगी। आवेशन के अंदर लिख सकते हैं कि आवेशित करने के तरीकों को आवेशन कहते हैं, और कितने तरीके से हम लोग आवेशित कर सकते हैं, यानी आवेशन की क्रिया किन किन तरीकों से सक्षम हो सकती है। चलिए 1 बाय 1 जानते हैं। तो सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन। अरे सर जी कहाँ अंग्रेजी लिख रहे हो, अंग्रेज कब के जा चुके हैं। हमने कहा यार CBSE बोर्ड वाले तो हैं, चलो हिंदी में लिख देते हैं। घर्षण के द्वारा। ठीक, तो घर्षण के द्वारा कैसे कर सकते हैं हम लोग आवेश, आपको बड़ा ही अच्छे उदाहरण के थ्रू मैं बताता हूँ। एक स्टील का बॉक्स, स्टील नहीं मतलब कोई सी धातु का बॉक्स लिया, ठीक है, हालांकि किसी एंगल से बॉक्स नहीं लग रहा है, मैं खुद जानता हूँ, लेकिन मान लीजिए ठीक है। तो अब इसमें क्या रहा, इसमें कुछ प्रोटॉन्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से सभी और इसमें चार्ज बटे हुए हैं। उसी प्रकार इसमें भी है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी प्रकार इसमें भी सब बटा हुआ है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अब भाई शैतान दिमाग कुछ तो करेगा ही, इनको ऐसे पकड़ा, पास में लाए, खूब रगड़ने लगे रगड़ने लगे रगड़ने लगे रगड़ने लगे। तो क्या हुआ, जब खूब रगड़ा तो जब ये इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुए, बी में जंप कर गए, ए के इलेक्ट्रॉन बी में जंप कर गए। अब क्या हुआ, जब ए के इलेक्ट्रॉन बी में जंप कर गए तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये बना धनावेश, और ये क्या बन गया, ऋण आवेश। ठीक, तो फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को ए और बी को रगड़ते हैं तो उनके मध्य घर्षण बल कार्य करने लगता है, वो तो करेगा ही, और इस घर्षण बल के कारण वस्तु ए या बी किसी के भी मान लेते हैं, वस्तु ए के इलेक्ट्रॉन बी में स्थानांतरित होने लगते हैं। इस कारण ए धनावेशित व बी ऋणावेशित हो जाती है। इस घटना को घर्षण के द्वारा आवेशन करने की क्रिया कहते हैं। हो गई राम कथा। ठीक, यही सब लिखा जाता है यार, एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, इस तरीके जानते हो आप लोग, ये आप लोगों ने बचपन में बहुत किया है। आपने कहा बच्चों का असर कैसे किया है, हमने कहा ऐसा कौन बच्चा होगा जो स्केल लेकर अपने सिर के बाल में रगड़ के और पेंसिल नहीं, वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के उनको उठाया हो। हमने कहा मैं तो, बच्चों ने कहा कि हाँ सर हम तो हैं, हमने तो किया है। तो लो, तुमने इस घर्षण के द्वारा आवेशन की क्रिया कर डाली। यार जो लोग 12th में पढ़ते हैं वो तुम लोग कब के करके आ चुके हो हैं। तो उसमें भी क्या हुआ कि आपने दो सरफेस को रगड़ा, तो या तो ऐसा हुआ होगा कि स्केल के इलेक्ट्रॉन आपके बाल में चले आए हों या बाल के इलेक्ट्रॉन स्केल में चले आए हों, ऐसा ही हो सकता है। तो मान लिया कि स्केल के जो इलेक्ट्रॉन थे जो आपने सिर में रगड़ा, वे किस में चले गए, बाल में चले गए, तो स्केल हो गई पॉजिटिव। तो आपने जब कागज़ के टुकड़ों के ऊपर रखा तो कागज़ के टुकड़ों में तो सब न्यूट्रल चल रहा था, लेकिन आ गए बिघन डालने के लिए, आ गए हो तो आओ। तो जैसे उसके पास गए तो वो जो कागज़ के टुकड़े थे ना, उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो कह रहे ओ ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, भागो भैया, तो सट से भाग गए। अब जब भागने लगे तो ये क्रिया तो थोड़ा धीरे धीरे होती है, तो वो चिपक गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब साम्य हो गए, सबके इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, सिंपल वैसे ही छूट गया। तो यही था। खैर वो तो टॉपिक की बात है, कहाँ पुरानी ज़माने की यादें दिला दी आपने हैं। चलो दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है चालन के द्वारा।
मतलब कि कंडक्शन मेथड, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। कंडक्शन मेथड, ठीक। कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैं देख लेता हूँ कि फ्रेम चल रहा है, 1 मिनट। हाँ सही है, ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ मैं। तो हम लोग कंडक्शन मेथड की बात कर रहे थे, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जिस वस्तु को चार्ज करना है, मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके की चार्ज है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है, मतलब कि इसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्शन मेथड यानी चालन के द्वारा हम इसको कैसे चार्ज करेंगे। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आवेशित क्षण को लाते हैं। एक क्षण बना लिया, ये क्षण है हमारी, ठीक। ये मान लीजिए कि ऋण आवेशित है, तो मतलब इसके पूरे एरिया में ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता है। अब हम इसके पास इसको लाते हैं, तो भाई क्या होगा, जैसे जैसे ये पास आएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा के, वो सभी जब क्या होंगे, देखिएगा ये छड़ाई माइनस माइनस माइनस, जब ये पास आ गई तो भाई माइनस माइनस आपस में रिपेल करता है। मतलब कि बड़ा बना देता हूँ, कहेंगे क्या सर सब छोटा छोटा, कंजूसी बहुत करते हो, मैं यही कहोगे तुम लोग। मैं कहा चलो बड़ा बना देते हैं। तो क्या हुआ कि जब इसके पास आई ये क्षण, पास आई, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज जो हुआ वो क्या करेगा, ये सब एक पास इकट्ठा हो जाएगा। किया थोड़ा ना कुछ है, इसमें भी उतने ही थे, देखो इतने ही हैं, इधर इसमें भी इतने हैं, लेकिन बस जगह आपस में थोड़ा उधर हो गई है। क्यों हो गई है, उसका कारण ये है कि नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है, तो उसको धक्का दे दिया। और ये दो भाई प्रेमी हैं पिछले जन्म के, तो इनको तो मिलना ही है। तो ये कंडीशन बनी, ठीक। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, स्टेप नंबर 1 में तो आप ले आए, स्टेप नंबर 2 में पास लाए, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करो, छुआ ही दो। मतलब कि इनके 7 जन्म से जो लोग बिछड़े थे इनको मिला ही दो हैं। चलो भैया मिला देते हैं। अब क्या हुआ, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे समझना। जब ये मिल गया इससे, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज की अधिकता थी। अब नेगेटिव चार्ज इसमें देखो, ये इसको देख रहा है पॉजिटिव को, ये धड़ाधड़ 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 जाके इसके पॉजिटिव को समाप्त कर देगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें जाने लगेगा। तो भाई नेगेटिव था, ये पॉजिटिव को मिलके न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गया। उसी टाइप से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब कि पॉजिटिव को तो रखना ही नहीं है यहाँ पे, इनका मतलब मेन मोटो ये है। अब जैसे ही पॉजिटिव समाप्त हुआ, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन समाप्त थोड़ा नहीं होगा, बस हाँ उसका जो आवेश है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं। तो अब जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये जाना स्टार्ट किया इसमें, तो इन सभी पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिए। अब बचा क्या, बचे खाली ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए इसके आने से, ये इलेक्ट्रॉन। अब कुछ दिख रहा है, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, केवल बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। एक स्टेप आगे जाएंगे, अब इसको हम लोग स्टेप आगे में क्या हटा लेते हैं, हटा लिए तो क्या हुआ, लीजिए आपका खाना, खाना नहीं, नेगेटिव चार्ज एटम तैयार है। लीजिए नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें, चालन के द्वारा। यहाँ पे लिख देता हूँ चालन, कंडक्शन के थ्रू।
ठीक। तो अगर आप लोग इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चालन के द्वारा कैसे विद्युत माफ़ करना, कैसे आवेशन की क्रिया को करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम जिस वस्तु को आवेशित करना है उसके पड़ोस में एक आवेशित क्षण को लाते हैं, क्षण या वस्तु जो भी बोल दो उसको लाते हैं। वह जब उसके पास ऋणावेशित क्षण को लाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक दिशा में व प्रोटॉन से एक दिशा में गति करते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। अब उस क्षण को वस्तु से स्पर्श करने पर उसके धनावेशित प्रोटॉन क्षण के इलेक्ट्रॉनों को पाकर निरावेशित हो जाते हैं। फलस्वरूप वस्तु में केवल ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं, अतः वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक, यही इसकी कहानी थी। इसको बस लिख लीजिएगा। मैं लिखवाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यार अब आप लोग इंटर में आ गए हो, इतना नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। अब एक और मेथड है। कितने मेथड पढ़ाओगे सर, पढ़ाना पड़ता है यार, तब तक नोट करिए। तो अब अगले मेथड की ओर चलते हैं। अगला मेथड क्या होगा? एक मिनट। मेथड नंबर 3, आवेशित करने का तीसरा मेथड क्या है? प्रेरण के द्वारा। प्रेरण द्वारा अंग्रेजी में बोलेंगे बाई इंडक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं ये भी क्या ज्ञान देता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले बोलता है कि एक उच्च आवेशित, जो मतलब कि जिस चीज़ को चार्ज करना है, जिस वस्तु को चार्ज करना है उसे एक उच्च आवेशित या उच्च विभव वाली वस्तु के पास लेके जाओ। ये मान लीजिए कि हमारा उच्च आवेशित या उच्च विभव वाला वस्तु है कोई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या है? आवेश है। तो जब इसके पास इसको लेके आए ये वस्तु को, तो वही पुरानी घटना होनी है यार। क्या घटना होनी है? ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव के इधर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बिल्कुल। और ये पॉजिटिव वाला वो साइड हो जाएगा, रिपेल कर देगा, यानी प्रतिकर्षित कर देगा। बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं सर, हैं क्या करेंगे यार, बोलना पड़ता है। चलो, पहला स्टेप हमने क्या किया कि एक उच्च विभव वाली वस्तु या फिर उच्च आवेशित लिख दो, या उच्च विभव वाले स्रोत है ये, इस स्रोत के पास ले आए, या उच्च विभव वाला स्रोत, सब बात एक है। सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पे ही अलग हो जाता है। देखिए कहाँ पे अलग हो जाता है सर? यहाँ पे। अरे देखो तो बच्चा, हम क्या करते हैं, हम हैं भैया बड़े चालाक, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? कोई बताते हैं क्या कर सकते हैं? ये इस प्रकार था, काउन इतना बनाया यार, 3 बार में ले लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, ये अर्थ है, मतलब जमीन है, इसको अर्थ का सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है, तो अर्थ से हमने एक तार के थ्रू इसको जोड़ दिया। ये तार है सर, कहाँ से तार लग रहा है? हमने कहा मान लो यार लग तो नहीं रहा है। तो क्या हुआ, अर्थ के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, देख सकते हो, ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज देके कहा ओहो पॉजिटिव चार्ज, भागो भागो भागो, युद्ध मचा दिए हैं। तो ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इन जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब क्या हुआ फलस्वरूप, ये जो, चलो यहाँ क्या बनाए, आगे बना देते हैं। इतनी कंजूसी सही नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, चलो ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे क्या बना दिया, हमने कहा वो बन गया। चलो
भावनाओं पे ध्यान दो, चित्र पे भी दे सकते हो, लेकिन उतना मत दो क्योंकि बढ़िया नहीं बना है। खैर हमको क्या, हमको पढ़ने से मतलब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इसमें आ गए, किसमें आ गए, इस वस्तु में। तो जब आ गए तो इन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। तब कौन सा चार्ज बता, खाली नेगेटिव। और लीजिए आपका गर्मा गर्म नेगेटिव चार्ज तैयार है। कैसा लगा तरीका, बहुत सिंपल था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके में क्या करते हैं, एक उच्च आवेशित स्रोत या उच्च विभव वाले स्रोत के पास लाते हैं, तो वही वस्तु के इलेक्ट्रॉन अपना वर्षों पुराना कार्य शुरू कर देते हैं। क्या कि एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अब उसी में चालाकी कर दी, नेगेटिव जहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव हैगा, ओ तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको अर्थ से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव को समाप्त कर दिए। और फिर क्या हुआ, गर्मा गर्म नेगेटिव चार्ज तैयार। तो ये 3 तरीके हो गए हैं। अगर आपको इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इस बार मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप खुद लिखें, क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे तभी आप सीखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो भाई अब अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। और वो असल में एक नियम है, उसका क्या है नाम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हालांकि ये पूछा वगैरह तो कभी नहीं जाता है, लेकिन अब बुक में दिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको लिखवाऊँगा नहीं, बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। क्या मतलब कि आवेश को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन हटा लिया या इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, आवेश बन गया। हमने किसी तरीके से उसको उत्पन्न थोड़ा नहीं किया है, हमने केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया है। तो वही बात वो बोल रहा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब कि वो कंजर्वेटिव है, संरक्षित है। अब हम लोग जानते हैं एक नए टॉपिक की ओर, हैशटैग आवेश की गणना। ठीक, आवेश की गणना एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को सबसे पहले आपको मैं लिखवाता हूँ, Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और E की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, क्या सर जी, हाँ ऐसा ब्रैकेट बनाते हो, हाँ ऐसा, चलो आप लोग कहते हो तो ऐसा बना देता हूँ। ठीक, और इस फार्मूले के हिसाब से आप लोग आवेश की गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, आपको मैं देता हूँ कि क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में 8 कूलाम का धनावेश है, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। क्वेश्चन कहता है कि वस्तु में 8 कूलाम का धनावेश है, वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन की
कमी या अधिकता है। तो सॉल्यूशन, आवेश कितना दे रहा है? 8 कूलम। धनावेश है मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब धनावेश कब होता है, ध्यान दीजिए। धनावेश तभी होता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाते हैं तो धनावेश होता है। तो बस वही बोल रहा है, ये धनावेश है। तो सबसे पहले ये चीज़ ही क्लियर हो गई, कमी और अधिकता वाली। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी है तभी तो धनावेश है। तो एक आंसर तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। अब कितनी है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू NE से, ठीक से। तो Q 8 कूलम, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें नहीं पता, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उधर भेज दीजिए। तो N इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 8/1.6 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़ाते हैं, N बराबर हमको मिलता है, क्या मिलता है, N बराबर क्या मिलता है, N बराबर मिलता है 8/1.6। ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻19 और यूं तो 8 16 10/2 यानी 5। तो 5 गुणे 10⁻19 मतलब कि N इज इक्वल्स टू आया 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की इस पर कमी आ गई है, तब इस पर 8 कूलम का आवेश आ पाया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग इतना सब कुछ सीखने समझने के बाद अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, और वो है, क्या है सर, कूलम का नियम। कूलम का नियम, ठीक। तो कूलम असल में एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आवेशों को देखकर उनके बारे में समझ कर एक नियम दिया अपना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम का नियम। तो उन्होंने बताया कि जो दो कोई भी चार्ज ले लीजिए, चलिए देखते हैं कि माना एक चार्ज हम ले लेते हैं Q1, कैसा भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, Q1, और दूसरा Q2। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो आकर्षित करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये जो दो आवेश हैं Q1 और Q2, और इनके बीच थोड़ी दूर पर रख दिया जाए, मतलब कि एक दूसरे से r दूरी पर रख दी जाए। तो उन्होंने बताया कि इन दोनों के बल बीच में लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उसका मान क्या होगा। तो देखते हैं, उन्होंने F के बारे में बताया। सबसे पहले इस फार्मूले को देख लीजिएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r²। उन्होंने पूरे जिंदगी में समझ विभज क्या होता है सर,
अरे मतलब समझा कर समझ जाया करो यार। तो ये फार्मूला उन्होंने दिया। तो अब इस फार्मूले के अनुसार इनका डेफिनेशन बता देते हैं। हालांकि इसमें कुछ इतना है नहीं, लेकिन हाँ 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी पूछ देगा कि कूलाम का नियम बताओ, पूछ सकता है, बस इतना ही। तो कूलाम का नियम कैसे बताएंगे? हमने कहा ऐसे बताएंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार सबसे पहला ऐसे लिखिएगा, फिर इसके फर्स्ट नंबर लिखना है ऐसे कि किन्हीं 2 आवेशों Q1 व Q2, पूरा नहीं लिखेंगे, बोल दे रहे हैं कि किन्हीं 2 आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, कॉपी में अपने लिख लीजिएगा कि किन्हीं 2 आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि F जो है ये समानुपाती होता है आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की जो दूरी है r, उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती जब बोले तो साइन तो यही लगता है, बट वो चीज़ बटे में चली जाती है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r है, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको जब एक साथ लिखा जाता है तो F हुआ 1/, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिखें, F बराबर फिर वही, तो Q1 एक साथ लिखने पर Q2/r²। आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से क्या, ये हमने लिखा। अब ये समानुपाती का चिन्ह लगा है, इसको जब हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा सर, बिना नियतांक लगे ये हट कैसे सकता है? हम तो इतना तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग नर्सरी में ही तो ये सीख लिए थे। हमने कहा बहुत सही, तुम बहुत ज्ञानी लोग हो। तो जब नियतांक हटा तो क्या लगा, के लगा दिया इसके, Q2/r²। अब कहा सर जी ये के क्या है? वही के होता है 1/4πε0, समझे? जहाँ पर ε0 क्या होता है? ε0 होता है निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। भाई बल है, लगने वाला बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? सर जी हमें पता है, क्या? न्यूटन। वेरी गुड, इसका मात्रक न्यूटन होगा। अब मोस्टली जो कहानी आती है या फिर बोले जो कहानी फंसती है, वो कहाँ फंसती है? इस ε0 पे। मतलब अधिकतर आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं कि भाई ε0 की बीमा बताओ, ε0 का मात्रक बताओ, ना जाने क्या क्या बताओ। मतलब पूरा काम इसके द्वारा करवाया जाता है। चलिए अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे भी आज की क्लास 50 मिनट्स की हुई जा रही है, तो इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।